नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में किसानों का मुद्दा, किसानों की जुबान से। इन दिनों किसानों के जमीन अधिग्रहण का मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक गर्म है। असल में सरकार ने हाल ही में अध्यादेश के जरिए 120 साल पुराने कानून के बदले 2013 के कानून में संशोधन करके किसानों की मर्जी से जमीन अधिग्रहण करने का प्रावधान हटा दिया है। यही नहीं, अधिग्रहण की वजह से होने वाले सामाजिक प्रभाव के अध्ययन और खाद्य सुरक्षा प्रावधान भी ज्यादातर मामलों से हटा दिए गए हैं। सरकार कहती है कि अव्वल तो ये प्रावधान महज कुछ 5 अपवादों पर ही लागू है और दूसरा, किसानों को इसके लिए भरपूर मुआवजा तो मिल ही रहा है। लेकिन किसान इस पहल से ठगा हुआ महसूस न करें और देश में विकास के नाम पर अशांति न पैदा हो। सरकार के लिए ये संतुलन बिठाना भी जरूरी है। आज किसानों से करेंगे इसी मसले पर बात। और आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए तमाम किसान संगठनों के लोग मौजूद हैं और देश भर से आए किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, ताकि आप लोग इतनी दूर से चलकर आए और हमारे स्टूडियो में भी अपनी पहल, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। बहुत स्वागत है। हमारे साथ 5 दिन 80 किलोमीटर और 5000 लोगों का एक जत्था लेकर आए 17 राज्यों के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे पीवी राजा गोपाल साहब हैं, जो कि एकता परिषद के संस्थापक हैं। और आपके नेतृत्व में जिस तरह से जंतर मंतर पर किसानों का आंदोलन और किसानों के मुद्दों पर विचार किया गया, हमें उम्मीद है कि सरकार इसको और गंभीरता से समझ रही होगी कि आखिर किसानों का मुद्दा कितना गंभीर है देश के लिए। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इसके अलावा हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह भी किसानों के मुद्दे को लेकर आपके इस आंदोलन में शरीक हुए और आपको दरअसल वाटरमैन ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आज आप हमारे साथ किसानों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी राजेंद्र सिंह जी। और हमारे साथ हैं भूमि अधिकार कार्यकर्ता प्रदीप प्रियदर्शी। आप प्रगति ग्रामीण विकास समिति के सदस्य भी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं प्रतिभा शिंदे, जनरल सेक्रेटरी लोक संघर्ष मोर्चा की हैं। आपकी संस्था जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए काम करती है और आपकी मौजूदगी यहाँ पर उतनी तो नहीं है, लेकिन आप उन 50% महिलाओं की एक प्रतिनिधि के रूप में हमारे स्टूडियो में शामिल हैं, जो आपके साथ किसानों के आंदोलन को लीड करते हुए आई। और हमारे साथ एक और मेहमान हैं कृष्णवीर चौधरी। आप भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष भी हैं। और सबसे ज़्यादा मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहूँगी जो देश के अलग अलग इलाकों से आकर दिल्ली में अपने मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हमारे स्टूडियो में आए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। हंगामा सड़क पर है और संसद में भी भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने की कोशिश के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं सिविल सोसाइटी भी पीछे नहीं है। कभी किसानों पर इतना अन्याय नहीं हुआ होगा, उतना अन्याय ये सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल अध्यादेश निकाल कर किया है। ये भी सरकार एक तरह से प्रॉपर्टी डीलर का काम करेगी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। ये पार्टी गरीब की और किसान की हितैषी पार्टी नहीं है, ये बड़े उद्योगपतियों की और धनवानों की हितैषी पार्टी। हम कहते थे तो आखिर इतना गुस्सा क्यों? आखिर क्या बदल गया है उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन कानून 2013 में? 2013 के कानून के तहत सरकार और निजी कंपनियों के साझा प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि अधिग्रहण में 80% जमीन मालिकों की सहमति जरूरी थी। सरकारी परियोजना के लिए 70% किसानों की मंजूरी की शर्त थी, जबकि नए प्रस्तावित कानून में ये प्रावधान खत्म कर दिए गए हैं। पहले का कानून कहता था कि अधिग्रहण के पहले परियोजना की सामाजिक उपयोगिता का आकलन होगा, जबकि अब ये जरूरी नहीं है। कानून की अनदेखी करने और कानून तोड़ने वाले अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाने के प्रावधान भी ढीले कर दिए गए हैं। नए बिल के मुताबिक किसी अफसर पर कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग की अनुमति लेना जरूरी होगा,
किसान भी सरकारी अनुमति के बाद ही अधिग्रहण को कोर्ट में चुनौती दे सकेंगे। यानी 2013 के कानून में ये व्यवस्था थी कि अगर किसी जमीन के अधिग्रहण को कागजों पर 5 साल हो गए हैं और सरकार ने जमीन को कब्जे में नहीं लिया या मुआवजा नहीं दिया गया तो मूल मालिक जमीन को वापस मांग सकेंगे। अब सरकार ने ये प्रावधान जोड़ दिया है कि अगर मामला अदालत में चला गया तो मुकदमेबाजी के वक्त को 5 साल की मियाद में नहीं गिना जाएगा। सरकार ने जमीन पर 5 साल के भीतर काम शुरू करने की शर्त भी हटा ली है। इन बदलावों से ये संदेश साफ गया है कि किसान चाहें या ना चाहें, सरकार ने चाह लिया तो वो उनकी जमीन लेकर रहेगी। मगर इन बदलावों के हक में सरकार के अपने तर्क हैं। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, इसमें अभी भी आपको लगता है कि किसानों के खिलाफ एक भी चीज है, मैं उसमें बदलाव करने के लिए तैयार हूं। जाहिर है भूमि अधिग्रहण बिल को पास कराना सरकार की बड़ी चुनौती है। वो अड़ी रही तो विपक्ष और सिविल सोसाइटी जोर शोर से आरोप लगाएंगे कि कॉरपोरेट हितों के लिए किसान और ग्रामीण भारत की बलि चढ़ाई जा रही है। वो झुकी तो आर्थिक सुधारों के समर्थक समूहों को मायूसी होगी। बेशक 9 महीनों के कार्यकाल में मोदी सरकार का ये सबसे कड़ा इम्तिहान है। राजा गोपाल जी, मैं अपनी चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। इससे पहले भी 2012 में एक बार आप लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, कृषक समाज का आंदोलन, और तब आप लोगों की मांगे सरकार ने मान ली और उस हिसाब से भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया। लेकिन फिर से आपको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। तो आज जब आप सड़क पर उतर रहे हैं तो वो आंदोलन और इस आंदोलन में क्या फ़र्क है? उस समय भी हमने इस बात को दोहरा के सरकार से कहा कि किसान से ज़मीन छीनना बंद करो और आदिवासियों से ज़मीन छीनना बंद करो और भूमिहीन लोगों को आवासीय ज़मीन दो। इन 2 मुद्दों को लेकर मुख्य रूप से संघर्ष है। इस देश में करीब 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नाले के किनारे, नदी के किनारे, रेल पटरी के किनारे जी रहे हैं और इतने साल के बाद, आज़ादी के इतने साल बाद भी इतने खराब हालत में लोग जी रहे हैं। उसको ठीक करना, इसलिए उन्हें 10 डेसिबल ज़मीन दिया जाए। और दूसरी तरफ औद्योगिकरण के नाम से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से किसानों से ज़मीन नहीं छीना जाए। तो उपलब्धि यही रही इन आंदोलनों का। एक तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बना जिसके तहत आदिवासियों को ज़मीन देने की बात तय हुई, भले ही उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ढीला है। और दूसरी तरफ भूमि अधिग्रहण कानून में जो संशोधन हुआ, नया जो कानून आया 13 में, वो भी उन यात्राओं की उपलब्धि है। तो इसलिए आज हम दुखी हैं कि 2013 में इतने थोड़ा सा प्रोग्रेसिव कानून लाया। पुराना कानून तो एकदम खराब, अंग्रेज जमाने का कानून, और अभी जब सरकार उसको वापस ले जा रहे हैं तो हमें लगता है कि ये सही नहीं है। इसलिए इस बार फिर हमको पलवल से यात्रा करके 80,000 किलोमीटर यात्रा करके हजारों लोगों को साथ लेके दिल्ली आना पड़ा। तो हमें लगता है कि किसानों से ज़मीन छीनना बंद करें और एकदम भूमिहीन लोग जो है उनको बसाने का काम करें। जी राजेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस कानून के बारे में ये कहा गया, जब 2013 में कानून आया तो माना गया कि औपनिवेशिक राज की मानसिकता से बाहर आई सरकार, लेकिन क्या अब फिर से उसी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है ये जो नया अध्यादेश था? 2013 का कानून ये विश्वास पैदा करता था कि जो किसानों की ज़मीन है वो ज़मीन को सरकार अपनी मर्जी से छीन नहीं सकेगी। यदि किसान ज़मीन नहीं देना चाहते तो वो अपनी ज़मीन पर रह सकते हैं। लेकिन अभी जो ये अधिग्रहण अध्यादेश आया, इसने तो बिल्कुल ये जो औपनिवेशिकवाद है उसको दोबारा से पैदा कर दिया। और एक तरह से जो लोग सदियों से अपनी ज़मीनों के साथ जुड़े, जिनका जीवन अपनी छोटी छोटी ज़मीनों के साथ चलता बसता है, उनसे वो ज़मीन छीनकर उद्योगपतियों को देने का, बड़े लोगों को देने का एक जो बड़ा षड्यंत्र दिखता है। ऐसा लगता है कि ये सरकार जैसे ठेकेदारों की और कॉरपोरेट की सरकार है और गरीबों की सरकार नहीं है। ये जो अध्यादेश है इसने हमें ये बता दिया कि इस सरकार की प्रतिबद्धता केवल और केवल उद्योगपतियों के प्रति है, गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, भूमिहीनों के प्रति और जो भूमि से प्यार करते हैं उन लोगों के प्रति इस सरकार की प्रतिबद्धता नजर नहीं आती। इसलिए ये जो अध्यादेश 2014 है, भू अधिग्रहण अध्यादेश 2014, इसने बहुत सफाई से ये बता दिया कि ये सरकार
गरीबों की सरकार नहीं है, जी। ये सरकार किसानों की सरकार नहीं है, जी। ये सरकार केवल और केवल उन बड़े पूंजीपतियों और राजेंद्र जी, हालांकि उद्योगपतियों की सरकार अब सरकार लोकसभा है। के अंदर नया बिल भी पेश कर चुकी है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, हमने दो मेहमानों को सुना, दोनों बहुत असंतुष्ट हैं जो नई सरकार के द्वारा लाया गया नया अध्यादेश और अब नया बिल है। क्या आप लोग भी इसी सोच के तहत विरोध करने आए? जी, क्योंकि मैं बिहार से हूँ और बिहार में 3/4 आबादी कृषि पर आधारित जीवन जीती है और आपको पता है कि वहाँ पे ज़्यादातर भूमिहीन किसान हैं जो ज़मीन पट्टे पर लेकर खेती करते हैं और ज़मीन के अधिग्रहण होने से उनकी आजीविका पर भी एक बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। इसलिए इस यात्रा में बिहार से काफ़ी भूमिहीन किसान शामिल होने के लिए आए और हम मानते हैं कि पिछला जो कानून था यूपीए सरकार का, वो कुछ हद तक किसानों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार देता था, लेकिन नए कानून में जो प्रावधान लाए गए हैं उससे किसान किसी भी तरह से अपनी गरिमा और सम्मान को बचाने की स्थिति में नहीं है। प्रदीप जी, हमारे दर्शकों के लिए आप ये जरूर समझाइए कि आप कह रहे हैं कि भूमिहीन किसान आप लोगों के साथ है, लेकिन अभी तक तो चर्चा इस मसले की हो रही है कि भूमिवान किसान यानी जो जमींदार किसान है उसकी जमीन लेने का ये पूरा संघर्ष है, मगर भूमिहीनों को इस कानून से क्या फायदा होने वाला था जिसके लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं? नहीं, ये जो नया कानून है उससे सिर्फ किसान की जमीन नहीं जाएगी, उस जमीन से जुड़े हुए जो कृषक मजदूर हैं उनकी आजीविका पर एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। क्योंकि पिछले कानून में आजीविका से जुड़े कृषक मजदूरों को भी मुआवजा देने का प्रावधान था, जबकि नए कानून में उसका कोई प्रावधान नहीं। जी, प्रतिभा जी, आप महाराष्ट्र और गुजरात में आपका संगठन काफी सक्रिय है। वहाँ के महाराष्ट्र के किसानों के बारे में हमेशा खबरें आती रहती हैं कि वो बहुत ही परेशान हैं, अलग अलग तरह की उनकी परेशानियां हैं और आत्महत्या की खबरें भी बहुत आती हैं। लेकिन ये जो कानून अभी सरकार ले आने जा रही है, जिसमें वो बार बार ये दावा कर रही है कि हम किसानों को इतना अच्छा मुआवजा दे रहे हैं कि उसके लिए किसानों को ज़मीन देने में हिचक नहीं होनी चाहिए, और गुजरात का उदाहरण भी दिया जा रहा है, क्या महाराष्ट्र गुजरात के किसान इससे संतुष्ट हैं? महाराष्ट्र और गुजरात के किसानों को तो ये लग रहा है, और ख़ास करके गुजरात के किसान तो ये कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी बनती है पूरे देश को ये बताने की कि ये जो अध्यादेश आया है ये गुजरात का एक मॉडल है, जिसमें उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुंब्रा पोर्ट में गुजरात में जब अभी के पीएम सीएम थे, उन्होंने 2000 हेक्टेयर जमीन मुंब्रा पोर्ट की अदानी को दी थी ₹1 एकड़ से, और वो 2000 हेक्टेयर जमीन को अदानी ने 64 हेक्टेयर पर ही अपना खुद का उद्योग लगाया और बाकी सब जमीन बाजार के मूल्य से बाकी उद्योगपतियों को बेच दी। तो ये जो मॉडल है, तो इसमें किसान ये समझ रहा है कि हमारे से छीनने का ये मॉडल है, जमीन छीनने का। हमको हमारे नैसर्गिक संसाधनों से, हमारे जमीन से सरकार बेदखल करेगी और उद्योगपतियों को और ज़्यादा मुनाफे को आधार पर उसको ज़्यादा पैसा देने के लिए काम करेगी। तो ये सरकार उनके लिए काम करने वाली है, ये गुजरात के लोगों को लग रहा है। जी, कृष्णवीर जी, जिस तरह से प्रतिभा बता रही हैं, इसी तरह से दिल्ली एयरपोर्ट की भी ज़मीन ली गई। पर एकड़ ज़मीन जो है जीएमआर कंपनी को कुछ 90 पैसे या इसके आसपास के हिसाब से पर एकड़ ज़मीन उसको दी गई, और इसके बाद वो माना गया कि वहाँ पर डेवलपमेंट का काम होगा, लेकिन 16-17 होटल खोलने के अलावा जिस तरह का पूरा काम हुआ है उससे वाकई देश का विकास हम कह सकते हैं, किसानों का विकास कह सकते हैं। पहली बात तो ये है कि कृषि जो है और जो भूमि है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है और ये प्रदेश का अधिकार है। किसान तो भूस्वामी है या जो लोग उस पर काम करते हैं, तो कॉन्करेंट लिस्ट में होने की वजह से पहली बात तो प्रदेश सरकारों को सोचना चाहिए था आखिर ये अमेंडमेंट की बात कहां से आई। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कॉन्करेंट लिस्ट की बात। जब पिछले विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी तो सारे मुख्यमंत्रियों ने ये कहा कि कोई भी रोजगार का कोई भी प्रोजेक्ट हम नहीं कर सकते। लेकिन मुख्यमंत्रियों की बैठक 2011 में हुई, पहले भी हुई, और 2013 में कानून आया। इसका मतलब मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद उन्हें खारिज करते हुए कानून आया। अभी मैं एक बात कह रहा हूं ना, सवाल इस बात का है कि क्या कारपोरेट चैरिटी वर्क करता है क्या? मेरा सवाल आप समझिए। कारपोरेट रियल एस्टेट जो चैरिटी वर्क नहीं करता जी,
अपने मनमर्जी दाम पर वो बेचता है। सरकार ने यदि कभी भी रेलवे के लिए, रक्षा के लिए, अस्पताल के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, कभी भी, या पोर्ट के लिए, ये सब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो हैं, जो देश के विकास से संबंधित है, किसानों ने कितना विरोध किया। हमारी अपनी जमीन सन 64 में गई थी, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, कभी नहीं करा। अब आज का जो मॉडल है, इसमें जो अंतर है, हमारा ये कहना है सरकार से कि रियल एस्टेट के लिए जमीन किसी भी कीमत पर किसान से जबरदस्ती नहीं ली जानी चाहिए। जो कंसेंट की बात है वो उसमें होना चाहिए। जी, आप ये कह रहे हैं कि किसानों से जमीन जबरदस्ती नहीं ली जानी चाहिए, यानी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं ली जानी चाहिए। लेकिन उसके अलावा सरकार ने कई और क्लॉजेस जोड़े हैं। 5 अपवाद जिनका जिक्र मैं करना चाहती थी, उन 5 अपवादों पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उन 5 अपवादों जिनके बारे में आप जिक्र करना चाह रहे हैं उन पर बात करेंगे कि आखिर किन किन अपवादों को शामिल करके सरकार किसानों की मर्जी के खिलाफ जाना चाहती है। इस पर चर्चा होगी। ब्रेक के लिए रुकते हैं। सरकार कहती है कि जो जनहित का काम है वो हमेशा निजी हित से ऊपर होता है और इसलिए किसानों को जनहित और विकास के नाम पर ज़मीन दे देनी चाहिए, भले ही कई बार उनकी मर्जी के खिलाफ भी ज़मीन देने की बात हो। और उन जनहित में जो उन्होंने सरकार की तरफ से अभी जो कुछ मुद्दे रखे गए हैं उनमें रक्षा ज़रूरतों को शामिल किया गया है, उनमें गाँव में बिजली, सड़क, सिंचाई और राजमार्ग के लिए ज़मीन लेने की बात कही गई है। गरीबों या भूमिहीनों के लिए आवास के नाम पर बगैर पंचायत की मर्जी की जमीन लेने की बात कही गई है। हाईवे से सटे औद्योगिक गलियारे यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जमीन लेने की बात कही गई है। और पहली बार ये भी कहा गया है कि पीपीपी योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण किया जा सकता है सरकार की तरफ से। लेकिन ये 5 अपवाद जो जनहित के मानती है सरकार, उसके लिए किसान क्यों नहीं जमीन दे देते हैं, जिसमें मुआवजा भी कम नहीं किया है सरकार ने? मेरा अनुभव ये है देश भर में, जैसे प्रतिभा ने कहा कि जहाँ से मैं अभी पदयात्रा करके आया हूँ, गांव-गांव में किसान लोग आकर रो रो के कहा कि हमसे 22 करोड़ में 1 एकड़ ज़मीन ले लिया और जिनके लिए अधिग्रहण करके दिया है वो लोग अब 1.5 करोड़ रुपए में हमारे सामने बेच रहा है। कई जगह लोगों ने कहा कि हमसे 16 लाख रुपये में हमारे ज़मीन लिया, हमारे सामने कंपनी वाले उसको 1 एकड़ 1.5 करोड़ के हिसाब से लीज पे दे रहे हैं। तो किसान ये पूछ रहे हैं, अगर जमीनें तो चाहिए आपको विकास के लिए, तो हमसे ही क्यों नहीं लीज पर ले लेते हो? एक आदमी को अधिग्रहण करके दिला के उनसे व्यापार कराने के बदले हमारे जमीन को, जिस कंपनी को जमीन की जरूरत है, हम ही से क्यों लीज पर नहीं ले लेते हो, ताकि हमको लीज का पैसा मिलता रहेगा और लीज पीरियड खत्म होने पर जमीन वापस आ जाएगा हमारे परिवार को। तो हमसे क्यों ले लेते हो? दूसरी बात, लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम विकास के विरोध में नहीं है, किसान नहीं है विरोध में, किसान ये कह रहे हैं कि आप जो कुछ विकास का कार्यक्रम करते हो उसमें हमें शेयर होल्डर क्यों नहीं बना लेते हो? देखिए, आप पूंजी लाते हैं, हम जमीन लाते हैं, कोई मजदूरी लाते हैं, कोई पानी देते हैं, तो सब मिला के तो उद्योग खड़ा होता है। उद्योग सिर्फ पूंजी से तो खड़ा नहीं होता। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो एक व्यक्ति को सिर्फ पूंजी लगा रहे हैं इसलिए आगे बढ़ने की अनुमति, बाकी सब लोग जो दूसरे कंपोनेंट ला रहे हैं उस इंडस्ट्री के विकास के लिए, उनको क्यों गरीब बना रहे हो, पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हो? राजीव गोपाल जी, आपने जो कहा ना कि किसान कह रहे हैं कि एक आदमी हमसे कम दाम पे जमीन ले रहा है और उसको ज्यादा दाम पे बेच दे रहा है, अगर इस मानसिकता से अगर देखा जाए तो फिर सरकार तो कह ही रही है कि हमने तो किसानों को और ज्यादा मुआवजा देने का ऐलान कर ही दिया है और हम उनको 4 गुना ज्यादा मुआवजा देंगे, तो फिर किसानों को तो खुश हो जाना चाहिए। इसलिए ये पूरी सवाल मुआवजे का नहीं है। हाँ। खतरा उस पर है, वो पिछले सरकार का कानून हो, इस सरकार का कानून हो, हम सिर्फ कह रहे हैं कि पैसे के लालच में लोगों से जमीन ले लें, उसके बाद वो जमीन का क्या उपयोग कर रहा है। बहुत सारे लोग इतने जमीन लिए हैं, उसका छोटा सा हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया है। मैं देश भर में घूम के आया हूँ ये देखने के लिए कि विस्थापन का क्या स्थिति है। बहुत जमीन अभी भी पड़ा है जिसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। कहीं भी बैठकर हमारे पास पैसा है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, जमीन पर इन्वेस्ट करो। पता है कि
बाद में कोई एयरपोर्ट आएगा तो कई गुना दाम पर ज्यादा बेच सकते हैं। और जिसके पास पैसा होगा वो सारी जमीन खरीद सकते हैं जी। इसलिए इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से जमीन को देखना और खाली जमीन खरीद के डालना और किसान से कम दाम पर छिटक के फिर उसको बड़े दाम पर बेचना, ये पूरा जो सर्कल है ये मुझे लगता है कि इस देश के खेती को बर्बाद करेगा, किसान को बर्बाद करेगा, सबको पलायन करने के लिए मजबूर करेगा। इसलिए ये डेवलपमेंट मॉडल पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। कृष्णवीर जी, रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज भी हटा दिया गया। जैसे आपने कहा, अगर दिल्ली का ही उदाहरण लें तो जब दिल्ली जैसी जगह में भी जमीन अधिग्रहण करने के बाद 30 साल तक किसान इंतजार कर रहे हैं, तो फिर रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज को क्यों महत्व नहीं दिया जा रहा है? क्यों सरकार को जो 24(2) के पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, उसमें जो पहले 5 साल का प्रोविजन अब जो बनाया गया था, हमने भी सरकार से इस बात को कहा है, सारे किसान संगठनों ने मिलके। हमारा ये कहना है कि लोग जमीन खरीद के डाल देते हैं, उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं करते, तो ये कोई तरीका नहीं। दूसरी बात ये कि प्रोजेक्ट में मान लीजिए आपको चाहिए 700 एकड़, आप 2500 एकड़ क्यों चाहते हैं? आप देखें ना, हरियाणा के अंदर पिछले समय 1.25 लाख एकड़ जमीन के लिए SEZ के प्रपोजल दे दिए गए। ये जमीन का जो खेल है, आप सबसे बड़ी बात सरकार को ये देखना कि जरूरत कितनी है। आपने जो सवाल उठाया, देखिए, बिना बिजली के, बिना सड़क के, बिना पानी के, बिना शिक्षा के, बिना चिकित्सा के गांव का विकास कैसे करेगी सरकार? ये सवाल आपका बिल्कुल बिल्कुल सटीक सवाल है। एक तरफ तो हम विकास की बात करते हैं, अपने गांव के विकास की, दूसरी तरफ हम जो है उसके लिए तैयार ना होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? लेकिन जो जमीन की लूट जो है औद्योगिक घरानों के द्वारा, नहीं, उसको ये तो रोकना पड़ेगा। इस बात का विरोध नहीं कर रहा है कि उसके गांव में अस्पताल ना हो, स्कूल ना हो। विरोध इस बात का है कि कम से कम पंचायत की मर्जी तो ले ली जाए, कम से कम उसको उचित मुआवजा तो मिल जाए। ऐसा ना हो कि कोई प्राइवेट कंपनी आए, वो PPP मॉडल में उसकी जमीन भी ले जाए और कल उसकी जमीन को किसी और को बेच दे, या कोई प्राइवेट कंपनी आके उस पर प्राइवेट अस्पताल बना ले, जिसमें 1 रुपए के बजाय उसको 1000 रुपए में हमने इसमें दो बातें कही हैं। पहली बात तो ये कि जो 5 साल का टाइम है, सरकार ने का ये कहना है कि 5 साल में मान लीजिए पावर प्रोजेक्ट है वो नहीं चलेगा। हमारा ये कहना कि काम तो करें, ये तो नहीं ना कि जमीन लेके डाल दी, जैसा राजगोपाल जी कह रहे हैं, उससे हम सहमत है कि जमीन लेके डाल दिया आपने। क्यों लेके डाल दिया आपने? आप डेवलप करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? आप मुआवजे की बात करें, मैं मानता हूं कि मुआवजे को नहीं छुआ गया है और एज इट इज रखा गया, लेकिन सवाल इस बात का है कि एक बात तो यह है कि जिस उद्देश्यों के लिए जमीन ली गई है उसमें सरकार कोई तब्दीली ना करे। दूसरी बात, यदि वो लेके आगे बेचता है तो उसमें किसान की 20% की भागीदारी। आप उद्देश्यों की बात करें, उद्देश्यों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना, क्या ये जनहित के लिए उद्देश्य से लिया गया है? जहां तक कॉरिडोर की बात है, हम ये कह रहे हैं आप ट्रैक बनाइए ना, लेकिन उसके बाद 1-2 किलोमीटर की जमीन और उसमें बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए तो डायरेक्ट खरीदिए किसान से। किसान दे ना दे, किसान की मर्जी होनी चाहिए। देखिए, लूट नहीं होना चाहिए और सोशल इम्पैक्ट। तो फिर आप जनहित कैसे उसको मानेंगे? अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जनहित नहीं है, अगर गरीबों के लिए अफोर्डेबल हाउस जनहित नहीं है, तो फिर सरकार का तो ये जो अध्यादेश है इसको बदलने की मांग करनी चाहिए आपको। नहीं, हम तो मांग ये कर रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउस की परिभाषा तो बताए सरकार। हाँ। अफोर्डेबल हाउस जो है, कितने लाख तक का मकान को आप अफोर्डेबल मानते हैं ये बताए ना। जो 50 लाख और 40 लाख का बेच रहे हैं, 30 लाख, वो बात नहीं है। सवाल ये है कि एक उसमें जो रोजगार की बात है, पहले भी SEZ में जो बात आई थी, उतने रोजगार जो बताए गए नहीं मिलते रोजगार। हमारे साथ कुछ किसान लोग हैं और मैं चाहती हूं अमृता जी, हमने जो सरकार से कहा उसको भी सुन लीजिए आप। हमारा ये कहना है कि सरकार का जो प्रोजेक्ट वहां लगते हैं तो उसमें 50% उन लोगों को रोजगार दिया जाए जिनकी जमीन ली गई है। अगर वहां नहीं है तो 10 किलोमीटर के दायरे में लिया जाए, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें नॉन मैनेजरियल में जो 50% लोगों को, वहीं के लोगों को रखा जाए। जी, हमारे साथ यहाँ पे तमाम किसान लोग भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउस की जरूरत तो सबको है, लेकिन क्या वाकई गाँव में सबको पक्के मकान की जरूरत है? अफोर्डेबल हाउस के लिए वो अपना जमीन देने के लिए तैयार हैं गाँव के किसान? देखिए, जहां तक अफोर्डेबल हाउस की बात है, इस देश के 6 करोड़ लोग आवासीन हैं। भारत सरकार खुद कहती है 6 करोड़ के आंकड़े कहते हैं, 2011 के आंकड़े, बस्तियों में आज 6 करोड़ लोगों को आवास देना इस सरकार के नहीं, आने वाली 5 सरकारों के बूते की बाहर की बात है।
1983 में इंदिरा आवास योजना आई, आज देश के 1% से भी कम लोगों को आवास दे सकी। इसलिए हम कहते हैं कि भूमि के अधिकार का कानून लेके आइए, आवासीय भूमि के अधिकार का कानून लेके आइए, जिसकी बात राजगोपाल जी कह रहे थे कि 2013 में यही की भारत सरकार ने उसको स्वीकार किया, लेकिन संसद के पटल पर नहीं रखा। जब तक आप आवास को अधिकार के साथ नहीं जोड़ेंगे, उसको स्कीम के साथ जोड़ेंगे तो शायद कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि अधिकार के साथ जोड़ेंगे तो शायद आप गरीबों के साथ न्याय कर पाएंगे, उसको पहचान और सम्मान दोनों दे पाएंगे। देखिए, पिछली सरकारों ने बहुत सारे राइट बेस्ड स्कीम्स लेके आई, चाहे वो भोजन का अधिकार की बात हो या सूचना के अधिकार की बात हो, ऐसे हजारों, मतलब कम से कम दर्जनों अधिकार लेके आई, लेकिन उसका हश्र बहुत ज्यादा जमीन पर देखने को नहीं मिला। राजेंद्र जी, सवाल ये है कि आम किसानों को किस तरह की जरूरत है और क्या सरकार जो है वो विकास के नाम पर किसानों की भावनाओं को समझ रही है क्या? देखिए, यदि सरकार किसानों की भावना को समझती तो विकास का ये मॉडल कदाचित इस देश में नहीं चलता। विकास की जो किसानों की जो भावना है वो अपनी जल, जंगल, जमीन, इन तीनों को सहेज कर दिल के पास लग के रखना चाहते हैं। लेकिन ये जो सरकारें हैं, ये सरकारें किसानों की ज़मीन को छीनकर, मैं फिर दोबारा से वही बात कह रहा हूँ कि वो कुछ पूंजीपतियों का विकास करना चाहती है, वो कुछ थोड़े से लोगों का विकास करना चाहती है। इस देश में सबका विकास हो, समान विकास हो, समान अवसर मिले, समान लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसका वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। हमारे संविधान में जीने का अधिकार है, लेकिन जीने के अधिकार के लिए हम ठीक से अस्मितापूर्ण जी सकें, उसके लिए रहने के लिए घर चाहिए, रहने के लिए ज़मीन चाहिए। कम से कम इतनी बातें जो तय हो गई थी पिछले 2013 में, अब कम से कम इस सरकार को उन सारी चीज़ों को छोड़ के इतना तो करना चाहिए था कि किसानों की ज़मीन ना छीने। ये जो नया अध्यादेश आया है, ये किसानों के विकास का ही केवल विरोधी नहीं है, ये उनकी भावनाओं का, उनके जो ज़मीन के साथ रिश्ते हैं, उनके जो जल, जंगल, ज़मीन को समझ के रिश्ते हैं, उन सब रिश्तों को तोड़ने का काम है। मुझे लगता है कि अभी भी वक्त है कि हमारी सरकार को ये जो नया बिल लेके आ रही है, इस नए बिल में किसानों की ज़मीन के साथ जो रिश्ते हैं, जो उनकी भावना है, और जो किसान अपना विकास खुद करना चाहते हैं अपनी ज़मीन के विकास के साथ, उस मौके को छीनना नहीं चाहिए। जी, एक तो राजेंद्र जी, असल में सरकारों की दुविधा ये है, और बहुत सारे, जिन कृष्णवीर चौधरी जी ने बताया कि बहुत सारे राज्य सरकारों ने जो चिंता जताई, वो ये चिंता जताई कि अगर इस तरह के क्लॉज पे चला जाएगा कि 80% किसानों की राय पर ही आगे बढ़ा जाए और उसके बाद भी सोशल असेसमेंट किया जाए, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, तब तो फिर कभी विकास के लिए आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए राज्य सरकारें भी उस पुराने बिल को लेकर थोड़ा सशंकित थीं और इसीलिए शायद इस मसले पर, यानी इस अध्यादेश पर सरकार को आगे बढ़ने का एक मोरल राइट बना और शायद इसीलिए वो आगे बढ़ी। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों की जो मांगे हैं, आने वाले दिनों में इस पर और बहस होगी और इसके बाद हो सकता है सरकार इसमें कुछ रियायतें देने के लिए किसानों को तैयार हो। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद भी चर्चा हम जारी रखेंगे कि आखिर किसान इस नए बिल में, जो आने जा रहा है बिल, इसमें और क्या क्या बदलाव चाहते हैं सरकार से। ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं किसानों के संघर्ष और विकास के सवाल पर। कृष्णवीर चौधरी जी, हमने अब तक जो सरकार ने किया उसके बारे में बात की। हमने बात की कि किसानों का भला कैसे हो और जनहित का काम कैसे हो और इसके साथ साथ विकास कैसे हो। किसी को नहीं भूलना चाहिए पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम सिंगूर के बाद किस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार का हश्र हुआ। 30 साल तक वहां पर जड़े जमाई लेफ्ट पार्टियों का एक तरह से सफाया हो गया। तो किसानों का विरोध का हश्र क्या होगा, इस बात को भी सरकारों को समझना चाहिए। जिसको आप पूरी तरह से जड़ से उजाड़ रहे हैं, वो आखिर कहाँ जाएगा और किस तरह से बसेगा और उसका सामाजिक प्रभाव किस तरह का पड़ेगा। क्यों नहीं सरकार इस मसले पर संवेदनशील है? देखिए, सरकार के सामने दो चीजें हैं, बिल्कुल बहुत साफ है। सरकार का उद्देश्य जो है, वो तो जो बातचीत में कहा है सरकार, वो तो ये कहते हैं कि क्या हम विकास नहीं चाहते देश का, क्या हम
एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के विरोधी हमारे ऊपर जो बात आरोप लग रहा है किसान संगठनों पर कि भाई आप ये बताइए, आप नहीं चाहते कि आपको बच्चों को रोजगार मिले? क्या भूमि का डिवीजन कितना होगा आगे, कहां तक उस पर जो जमीन है उस पर रोजगार कितना अब आगे हम बढ़ा सकते हैं, ये एक बात सामने आई है। हमारा ये कहना है कि ये ठीक है कि वो जो जमीन का बंटवारा होता जा रहा, जो बहुत छोटी हो गई है, खाद्य सुरक्षा का एक मामला, रोजगार बढ़ाने का दूसरा मामला, दो चीजें इस देश के साथ हैं जिसमें कहीं भी किसान पीछे नहीं रहना चाहता। और बहुत जगह तो मैं आपको कह सकता हूं, कुछ मॉडल हमारे सामने, जैसे लवासा सिटी बसाया, सीधे सीधे बसाया, SEZ बनाया किसानों ने पूना के पास, अमृता जी, बहुत ज्यादा अच्छे कामयाब हो रहा है। आप NCR में देख लीजिए कि जो राजनगर एक्सटेंशन का पूरा सिटी डेवलप किया गया, सीधे किसानों से किया गया। तो किसानों के साथ हमने तो पढ़ा CAG की रिपोर्ट पिछले साल आई थी जिसमें 38% जमीनों का तो इस्तेमाल ही नहीं हो सका। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अधिग्रहण का मामला है, इसमें मैं आ रहा हूं उस पर। मेरा ये कहना है, मैंने जो आपको उदाहरण दिए कि यदि सीधे किसान से वो बात करते हैं औद्योगिक जगत के लोग, तो उसमें उनको आफत क्या है? अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट की हम बात करें तो सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट हो उसका 1% पैसा जमीन पर इन्वेस्ट होता है, सिर्फ 1%। ये सरकारी आंकड़े हैं, हमारे नहीं है ये। तो अगर वो उद्योग लगाना चाहते हैं और वो देश का विकास में भागीदार बनना चाहते हैं, देश को आयात से बाहर निकालना चाहते हैं, हम भी चाहेंगे इस बात को, किसान भी चाहेगा, बच्चे भी हमारे चाहते हैं। ये नहीं है, आप एक बात मान लीजिए, कृषि घाटे का सौदा है। 40% बच्चे, जो नौजवान पीढ़ी है, वो खेती से बाहर आना चाहती है, वो रोजगार मांग रही है। लेकिन हमें भविष्य की और सरकारों को तो कम से कम भविष्य के भोजन की भी चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी मैंने ये कहा आपसे कि खाद्यान्न सुरक्षा इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आप ये चाहते हैं कि सब जगह फार्म हाउसेस खुले नहीं, फार्म हाउसेस में मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी मुद्रा तो रोटी है। आप तो जानती हैं मेरी ओपिनियन को कि इस देश की खाद्यान्न सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जो 3 फसली या 2 फसली जमीन है, उन पर तो किसी भी कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। 35% तो कुल सिंचित एरिया, 65% तो आज भी ईश्वर पे निर्भर है। तो इन हालातों में इस देश में 5,50,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि गैर कृषि भूमि है। तो पहले औद्योगिक विकास में सरकार को जो गैर कृषि भूमि है उस पर प्राथमिकता हो, उसके बारे में कोई योजनाएं लाई जाए। और ये जो बड़े घरानों की जमीन की लूट हो रही है, ये तो किसी भी कीमत पर देश के हित में नहीं कही जा सकती। ये जरूर है कि प्राइवेट बिल्डर्स का या कॉर्पोरेट्स का जमीन पर इस तरह से अधिग्रहण करा के उसका अपने तरीके से इस्तेमाल करना और पैसे कमाने की छूट कोई भी नहीं चाहता है। मतलब आज आप भारतीय कृषक समाज भी ये मानता है कि इसकी छूट नहीं दी जा सकती है। लेकिन बार बार जो सवाल उठा रही है सरकार कि हम रोजगार कहाँ से दें, हम बाकी विकास के काम कैसे करेंगे, हमने जो वादा किया था सबके विकास का वो हम कैसे पूरा करेंगे, अगर हम या हम सबको घर देने का जो वादा कर रहे हैं 2022 तक वो कैसे देंगे अगर हम भूमि अधिग्रहण नहीं करेंगे। तो क्या सरकार को ये नहीं करना चाहिए? हम लोगों को ये बार बार बोला जाता है कि आप विकास के विरोधी हैं। हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि भारत जैसे देश में जहाँ पर आज भी 60% जनता ये ग्रामीण तबकों में रहती है, तो क्या इस देश का विकास ग्रामीण कृषक समाज को सामने रखते हुए विकास के और उसके रोजगार के प्रावधान ढूंढे जाएंगे, या फिर सिर्फ औद्योगिक और पूंजीपतियों के साथ करते हुए ढूंढे जाएंगे? सेज का ही उदाहरण ले लीजिए। सेज में इतने सारी जमीनें ली गई, महाराष्ट्र में 20 सेज को आप अगर सामने देखेंगे और उसका एक पूरा एनालिसिस पढ़ेंगे तो 5% भी रोजगार जितनी जमीन ली गई उसमें दिया नहीं गया। ये तो सरकार का ही रिपोर्ट है, हम नहीं बोल रहे। तो सरकार ये जो बात बता रही है कि हम लोग इस तरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर और इस तरह से जमीन लेकर रोजगार देंगे, ये सपना तो धस हो गया। अभी तो कहीं पर भी सरकार ये खुद ही अपने रिपोर्ट में ये बता रही है कि हम उस तरह से रोजगार देने में और उद्योगपतियों के साथ उस तरह से रोजगार का ये करने के लिए अभी कामयाब नहीं हुए। ये सरकारी रिपोर्ट ही है। हमारा ये कहना है कि आज भी भारत जैसे देश में जल जंगल जमीन के इस पर निर्भर रहते हुए और कृषि पर निर्भर रहते हुए उद्योगों को करने की काफ़ी सारी संभावना है, जिसको ढूंढा नहीं जाता कहीं से भी, और जिसको करने के लिए गांव समाज को इकट्ठा करके मॉडल तैयार किया है कि कृषि पर निर्भर रहते हुए विकास को कैसे आगे बढ़ाना है। हाँ जरूर। आइए, हम लोग अभी वनाधिकार कानून आने के बाद जब हमारे 64 विलेजेस में हम लोगों ने एक पूरी उस प्रकार की प्रक्रिया की है जिसमें से
हम लोग उन 64 विलेजेस में किस तरह से लोग अपनी डिपेंडेंस से अपना रोजगार खुद करें और उसी के लिए अपना प्लानिंग करें, माइक्रो प्लानिंग करें और उसके साथ जुड़ते हुए हर आदमी को, परिवार को रोजगार मिले। सरकार को इस तरह से ढूंढते हुए, ऐसे मॉडल को ढूंढते हुए इनको भी आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए और इनको भी सराहना चाहिए। जबकि सरकार यही करता है कि अदानी अंबानी से लेकर ये जो उद्योगपति घराने, इन्हीं के मॉडल को आगे ले जाकर रोजगार की बात राजा गोपाल जी, आज एक अंग्रेजी अखबार जो कॉर्पोरेट अखबार माना जाता है उसमें मैं पढ़ रही थी, जिसमें ये कहा गया था कि सरकार से बस इतनी सी गलती हो गई कि 2014 में 13 में जब ये कानून बनाया गया, 2014 में पास हुआ, तो जब 2014 में ये कानून पास हो रहा था उस वक्त क्योंकि चुनाव का माहौल था और विरोध में वो ये नहीं दिखना चाहती थी कि वो एंटी पुअर है, इसलिए वो सड़कों पर नहीं उतरी और उस कानून को पास करवा दिया। मगर अब जो सरकार अध्यादेश लेकर आ रही है वो एकदम उचित अध्यादेश है। ये तर्क में कितना दम लगता है आपको? इसमें दम इसलिए नहीं है क्योंकि वो सारे आर्ग्यूमेंट जो है, जिस आर्ग्यूमेंट के बेस पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, एक आर्ग्यूमेंट ये है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। उसमें ये क्या प्रॉब्लम है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट नहीं मानते इस देश में। इस देश के, जैसे प्रतिभा ने कहा, 80% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपने इनिशिएटिव पर करने वाले लोगों को, आदिवासी लोग सब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो नहीं कह रहे कि उद्योग लगा के हमको नौकरी दे दीजिए। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जब आप रिकॉग्नाइज करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को प्रमोट करने से ही बहुत समस्या हल हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ये जो कार्यक्रम, उसको चलाना नहीं पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम ये भी मानते हैं कि करीब 5% या 6% लोगों को सरकार नौकरी दे सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सब मिला के। तो ये वायदा भी खोखला है कि हम उद्योग लगाएंगे तो सब लोगों को नौकरी मिल जाएगा, कि अब जब हम 100 नौकरी क्रिएट कर रहे हैं, 1000 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को नुकसान पहुंच जा रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है एक तो नोशन पर ही, जिस नोशन पर हम अपने आर्ग्यूमेंट को बिल्ड कर रहे हैं वो सुपरफिशियल है। इसलिए सुपरफिशियल आर्ग्यूमेंट के आधार पर प्लानिंग शुरू करेंगे तो वो चलेगा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए कि 60% लोग जो गांव में रहते हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का क्या साधन है, उसको उस ढंग से प्लान करना। लेकिन ये भी सच है, ये भी सच है प्रदीप जी, मैं इसमें आपको भी शामिल करना चाहती हूँ। ये भी सच है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ही जरिया था कृषि, और आज कृषि से आमतौर पर युवा दूर होते जा रहे हैं। वो छोटी मोटी नौकरी करना पसंद करते हैं, लेकिन किसानी में वो अपने आप को ज़्यादा सफल नहीं मानते हैं या किसानी करने से वो हिचकते हैं। जहाँ तक मेरे विचार हैं कि आमतौर पर जो कृषि को लेकर के सरकार इतनी उदासीन है क्योंकि उसके वजह से युवा कृषि से दूर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं श्रम शक्ति को ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जिससे कि अगर कोई पढ़ा लिखा नौजवान कृषि से जुड़ता है तो अपने आप को बहुत हीन समझता है, और यही कारण है कि बहुत सारे युवा माइग्रेट किए हैं। हम जो सवाल उठाना चाह रहे थे कि देश में आज 40% लैंडलेस एग्रीकल्चर है, फार्मर हैं जो आज भी गांव में खेती कर रहे हैं, और लेकिन उनके पास अपनी जमीन नहीं है, वो जमींदार की जमीन पे खेती कर रहे हैं, जिसको हम शेयर क्रॉपिंग कहते हैं। और उनके सामने एक संकट है कि जो छोटे जोत के किसान हैं, जो कृषि को घाटे का व्यवसाय प्रचारित किया जा रहा है पूरे देश में कि कृषि से कोई लाभ नहीं है, लोग अच्छा मुआवजा मिल रहा है जमीन, ये एक सुनियोजित प्रचार है जिसके वजह से आज का युवा भी गांव छोड़कर जाना चाहता है। लेकिन हम लोग के यहाँ एक नारा है कि जोते बोए काटे धान, खेत का मालिक वही किसान। तो जो भूमिहीन किसान आज भी खेती करके सम्मान पूर्वक जी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि उनको लीगल रिकॉग्निशन सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। एक बड़ा प्रश्न है जी। मैं राजेंद्र जी के पास आना चाहूंगी। राजेंद्र जी, हम लोग कृषक समाज की बात कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को उस तरह का रिकॉग्निशन दे सरकारें और उसमें बढ़ावा के लिए और अपनी तरफ से उपाय करें तो शायद जो वहां से पलायन है युवाओं का वो रुके, और जो रोजगार का मसला है जिसकी तरफ इशारा कृष्णवीर चौधरी का था उसको भी कुछ हद तक रिजॉल्व किया जाए। क्या कोई ये उपाय हो सकता है? सोल्यूशन ये हो सकता है क्या? वास्तव में हमारे देश में यही उसका असली उपाय है कि हम जो स्वावलंबी लोग हैं, जो अपनी खेती से स्वरोजगार सृजित कर रहे हैं या अपने घर में रहकर जो अपने काम काज करके स्वरोजगार सृजित करते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, जब तक हम उनको सम्मान नहीं करेंगे और उनको बढ़ावा नहीं देंगे,
और उनको एक तरह से हम ये नहीं मानेंगे कि ये भी रोजगार है और ये उनके जीवन को चलाने और उनके जीवन को टिकाने और बनाने का रोजगार है, तब तक हम ये जो नए उद्योगों में रोजगार देने की कल्पना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम सबको रोजगार दे देंगे, लोगों की ज़मीन छीन कर उनमें उद्योग लगवा के रोजगार दे देंगे, ये झूठ है और ये कभी भी व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। भारत के लोग अभी भी 80% लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन अपनी जल जंगल ज़मीन के साथ जुड़कर जंगलों के उत्पादों से, ज़मीन की पैदावार से और अपने जीवन को चलाते और बनाते हैं। इतनी बड़ी तादाद में क्या कोई उद्योग होगा जो लोगों को रोजगार दे देगा? कदाचित नहीं। हर महीने तकरीबन 10 लाख लोगों को रोजगार की देश में जरूरत है, ये कॉर्पोरेट आंकड़े बताते हैं। देखना होगा कि सरकार इसके बीच में संतुलन कैसे बिठाएगी। यानी लोगों को रोजगार दिलाने के लिए उसको वाकई विकास के उस मॉडल पे चलना होगा जिस मॉडल पे अभी चलने का प्रयास कर रही है, या फिर आप लोगों का जो फॉर्मूला है उसकी तरफ भी सरकारों का ध्यान जाएगा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आप सब किसानों की राय भी जानना चाहेंगे और आपके सवाल का जवाब भी लेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। असल में जब भी आजकल बहसें हो रही हैं तो ज़्यादातर बहस शहरी वर्ग को लेकर, शहरी दृष्टिकोण को लेकर हो रही है कि किस तरह से भूमि अधिग्रहण के सवाल पर शहरी लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन जो दूर दराज के इलाकों में बसे किसान हैं उनकी समस्याएं क्या हैं और वो इस अधिग्रहण से किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, उनके पास चलते हैं उनकी राय लेने के लिए। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम अमित है और मैं बिहार का हूँ, दरभंगा जिले से। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूँगा। मेरे दादाजी एक किसान थे और आज से 2 साल पहले उन्हें यह कहकर उनकी ज़मीन ले ली गई थी कि यहाँ पे जो है रोड बनने वाला है। और मुझे लगता है कि गांव के लोगों, गांव के जो किसान हैं उनके अंदर एक डर और दबाव भी होता है, क्योंकि उनके अंदर इतनी समझदारी नहीं होती कि वो इन चीज़ों को बारीकी से पहचान सके। तो वो जब भी जाते आते थे कहीं तो उनको हम, जैसे कि मैं देखता था तो परेशान रहते थे और उन्हें ये समझ नहीं आता था कि कहाँ जाए, किससे बात करें। तो मुझे लगती है एक बड़ी समस्या है ये। मैं ग्वालियर से हूँ। जनसत्याग्रह 2012 में आगरा में भारत सरकार के साथ समझौता हुआ था। उसमें राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति की बात हुई और सरकार के साथ मिलकर के राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति का मसौदा तैयार हुआ। अभी हम टुकड़ों में बात कर रहे हैं, वास्तव में भूमि अधिग्रहण की बात कर रहे हैं, लेकिन भूमि हदबंदी कानून पहले से ही है। उसमें भी बड़े किसानों से जमीन लेकर छोटे या भूमिहीनों को जमीन बांटना था, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ग्वालियर के पास मालनपुर एक जगह है जहाँ पर 15,000 हेक्टेयर भूमि सरकार ने 20 साल पहले ली थी। उसमें से 80% भूमि पर कोई उद्योग नहीं लगा है, ज़मीन खाली पड़ी है। किसान मांग कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन वापस कर दो, सरकार वापस नहीं कर रही है। अभी जो अध्यादेश आया है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि 5 साल के बाद अगर उद्योग नहीं लगेंगे तो जमीन को वापस की जाएगी। लेकिन नहीं, इसमें वो कानून में था, वो कानून में था, अध्यादेश में वापस हो गया। इसमें उल्टा है कि जमीन वापस नहीं की जा सकती। तो उन किसानों को क्या होगा जो छोटे छोटे किसान है, बड़े किसान नहीं है, लेकिन उनकी जमीन चली गई, उनका रोजगार चला गया। माफ कीजिएगा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। 2014 में कानून आ गया था, कानून लागू भी हो गया, तो आप लोगों ने इस बीच में कोई पहल क्यों नहीं की? जाके कोर्ट में केस कर दिए होते कि रिट्रोस्पेक्टिव मोड में ये लागू था, इस जमीन पर इतने साल से अधिग्रहण हुआ है और आप इस पे काम नहीं शुरू हुआ, हमें अपनी जमीन वापस दिलाई जाए। क्या आप लोग को भी अपनी तरफ से जागरूकता दिखाने की जरूरत थी? जरूर, वहाँ पर आंदोलन भी हुआ है, कोर्ट में भी लगा है, लेकिन अभी तक कार्रवाई जारी है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, हमारी जमीन हमें वापस चाहिए, क्योंकि उद्योग तो लगे नहीं। तो उसके लिए चारों तरफ माहौल तो बन रहा है। जी, मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे अधिग्रहण इस देश में अनावश्यक की गई है, क्योंकि इन्वेस्ट करने वाले लोगों के पास पैसा है और सरकार के ऊपर दबाव डाल के सरकार को समझा के उन्होंने अधिग्रहण करके ज़मीन इकट्ठा करके रखा है। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मेरे से कहते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, हम अधिग्रहण में साथ दिया, लेकिन आज देखता हूँ कि वो सब ज़मीन खाली पड़ा है, उन्होंने कोई उद्योग नहीं लगाया। मैं मानता हूँ कि ये सब ज़मीन वापस देना चाहिए, किसान को वापस देना चाहिए। आगे से बहुत स्ट्रिक्टली जिस उद्योग को ज़मीन की आवश्यकता है वो किसान से बात करें, लीज पर ज़मीन लें, उद्योग लगाएं। जब कमज़ोर और ताकतवर के बीच में लड़ाई है, उद्योग लगाने वाले और किसान, सरकार का काम मीडिएट करने का है। सरकार एक तरफा
एजेंट बन के उनके लिए कानून बना के डंडा इस्तेमाल करने का नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट सिर्फ मीडिएट करें। अगर कहीं कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जहां गवर्नमेंट की जरूरत है, सीधे लीज पर ली नहीं पा रहे हैं, तब मदद करें। अभी तो हालात ऐसे लग रहे हैं कि ये सरकार जमीन खरीदने वालों के पक्ष में है और ये जमीन खरीदने वालों को ही प्रोटेक्शन दे रही हैं। जो गरीब लोग जमीन के साथ जुड़ के अपना जीवन चलाते थे, उनके संरक्षण और संवर्धन की बात नहीं हो रही है। देखिए, पुराने कानून में जो जमीन खेती के लायक नहीं थी, उस तरह की ज़मीनों को उद्योगों के लिए देने की बात थी। लेकिन अभी जो नई सब आ रहा है, इसमें तो कुछ भी ना खाद्यान्न सुरक्षा की बात है, ना गरीब के हित की बात है, ना गरीब के जीवन की बात है। अब तो केवल ऐसा लगता है कि हम जो ज़मीन है, वो ज़मीन यदि कोई खरीद सकता है, वो ज़मीन चाहे फिल्म बनाने वाला खरीदे, चाहे इंडस्ट्री वाला खरीदे, जो भी ज़मीन खरीदना चाहता है उसको वो ज़मीन दे देते हैं और फिर मर्जी है उस ज़मीन को बेचने के लिए, उस ज़मीन को 100 गुने दाम में बेचकर वो जैसे भी कुछ करना चाहे उसको उपयोग कर सकते हैं। अनियंत्रित विकास भी हो जाए, उससे अनियंत्रित नहीं, बिल्कुल जहां पानी नहीं है वहां भी इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं। जहां लोगों को रहने और जीने के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए, वहां भी उन जमीनों को खरीद के उन्होंने बड़े बड़े कॉलोनियां बसा दी हैं। तो ये जो जमीन है, ये जमीन जहां खेती की जमीन है, वहां कम से कम ये नई जो उद्योग लगाने का काम, नए शहर बसाने का काम, नए शहरों के विस्तार का काम, नए उद्योगों के कॉरिडोर बनाने का काम ना किया जाए, इस बात पर बहुत लड़ाई के बाद सरकार में एक सहमति बनी थी। अभी वो सब सहमति खत्म करके अब केवल उद्योगपतियों का हित जिसमें है उसका ख्याल रखा जा रहा है। हमारे साथ तमाम जो किसान लोग अलग अलग इलाकों से आए हैं वो भी हैं और कुछ युवा नौजवान भी हैं। आपकी समस्या और सुझाव क्या है? मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है, मैं बिहार से हूँ। मेरा सवाल राजगोपाल दास जी से और सतवीर जी से है कि पिछली सरकार में आरोप लगा था कि कुछ विदेशी एनजीओ जो हैं वो आदिवासियों को किसी कॉरपोरेट घराने के विरोध में भड़का रहे हैं। तो इस पे मैं इनकी राय जानना चाहता हूँ। शायद सरकार इसके चलते ही 80% वहाँ की सहमति को हटाना चाहती है कि कुछ विशेष आदिवासी क्षेत्रों में कोई विदेशी एनजीओ वहाँ कुछ प्रिविलेज देकर, उनको अलग अलग सुविधाएं देकर पहले से, और उस कंपनी के विरोध में खड़ा कर रहे हैं। आरोप ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं, किसान संगठनों पे भी लगाए जा रहे हैं, एनजीओज पे भी लगाए जा रहे हैं कि दरअसल उन इलाकों के किसानों को जो कम पढ़े लिखे हैं या उतने समझदार नहीं हैं, उनको भड़का कर सरकार के विरोध में खड़ा किया जा रहा है और इस तरह से विकास को बाधित किया जा रहा है। इस बहस को ऐसे देखना चाहिए, कुल मिला के देशी विदेशी वाला झगड़ा नहीं है। वास्तव में इस देश के बहुत सारे विकास की योजना विश्व बैंक के पैसे से है। ये छोटे छोटे एनजीओज को मिलने वाले 1 लाख 2 लाख में क्या कर लेगा वो, करोड़ों की जो वर्ल्ड बैंक योजना। इसलिए एक रिस्क क्या है, अभी वर्ल्ड बैंक के ग्रेडिंग में भारत 147 है, हम आना चाहते 140 में या 50 में। ये ग्रेडिंग क्या है, जो देश इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे सुंदर माहौल बनाएगा वो ग्रेड में आगे आ जाएगा। 147 से 50 की ओर आना है। अभी तो सिर्फ जमीन पर खतरा है, आने वाले दिनों में सारे लेबर लॉस पर परिवर्तन किया जाएगा। संगठित विरोध बिल्कुल मानेंगे नहीं। राजस्थान सरकार ने पहले से ही पहल कर दी है। अभी सुना है गुजरात सरकार ने भी कुछ लेबर लॉज में सुधार किया है। और सारे पूरा कर लूं इनकी बात पूरी हो जाएगी। सारे एनवायरमेंटल लॉस को परिवर्तन किया जाएगा और सारे जमीन के लॉस को परिवर्तन किया जाएगा। ये जो जंप है 147 से 50, इस रिस्क में अगर हम आगे बढ़ेंगे, इस खतरे को समझने की जरूरत है। तो आने वाले दिनों में यहाँ औद्योगिकरण का ही सिलसिला होगा, उद्योग चलाने वाले लोगों का ही सब कुछ चलेगा, बाकी किसी का कुछ चलेगा नहीं। इसलिए छोटे छोटे एनजीओज के ऊपर आरोप लगा के समस्या से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए देश के हित में चर्चा करना एक बात है और एनजीओज को चलना नहीं चलना ये बात करना तो अलग बात। जी कृष्णवीर जी, सवाल आपने उठाया बहुत नाजुक है, इसका जवाब भी बहुत नाजुक है, अगर कहो तो दे दूं। हैं, ये बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारत के विकास को रोकना चाहती हैं। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन सवाल आपने उठा दिया और उसी के लिए बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान में फंडिंग एनजीओ को किया जाता है। लेकिन किसान का इसमें कोई दोष नहीं है।
किसान का कोई मतलब नहीं। सरकार से चूक ये हो गई है कि सरकार ने किसानों से डायलॉग नहीं किया पहले, इस अध्यादेश को लाने से पहले। अगर सरकार विकास की बात और किसानों को कॉन्फिडेंस में लेके चलती तो ये बात जो है, जो सवाल आपने उठाया है, ये सवाल हम जानते हैं, ये ईमानदारी का सवाल आपने उठा दिया है, लेकिन ये बहुत खतरनाक सवाल है। लोगों के पेट आप लोगों से डायलॉग हो रही है। हाँ, डायलॉग हो रही है। इस देश के 34 किसान संगठन जो अब बिल्कुल किसान मूवमेंट के लोग हैं, उत्तर प्रदेश से बीकेयू, राजस्थान से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, केरला से, हर स्टेट से जी, जो फार्मर मूवमेंट के लोग हैं, कर्नाटक राज्य रहे संघ तक सब लोग आए हैं। हमने तय किया है, हमारे सामने यही सवाल आया है कि ये जो एनजीओज को फॉरेन फंडिंग आता है, इससे किसानों को बख्श दो। किसानों को कोई लेना देना नहीं है इस बात से। किसान अपनी जमीन की बात खुद करने की ताकत रखता है। हमको किसी की कोई जरूरत नहीं है, किसी की मदद की जरूरत है, ना विदेश की जरूरत है, ना देश की जरूरत है। हम सरकार से लड़ने की क्षमता रखते हैं और हमारी तो सन 64 में गई थी जमीन। सहमति का कोई मुद्दा ही नहीं आएगा, फिर तो किसान कहेंगे कि हम सरकार से लड़के अगर कोई भी सरकार किसान की जमीन पर जबरदस्ती करेगी तो किसान उसका जवाब भी देना जानता है। बिना मर्जी के, बिना जबरदस्ती कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये खेल जो है इंटरनेशनल है, उसमें हमें नहीं पड़ना। नहीं, ये इंटरनेशनल खेल नहीं, अभी तो हमारे बेचारे देसी किसान नहीं, झमेला बहुत है। जी, मैं सीताराम सोनवानी छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ और ज़मीनी हकीकत को रखना चाहूँगा। जैसा कि आपने कहा, आखिर आज़ाद भारत में क्या हम लोग गांव इस देश में जो पैदा हुए वो लोग आज भी आज़ाद हैं? किसान लोगों को वितरण कैसे हुआ? ये मठाधीश जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग जो पैसे के बल पर धरती को सौदा कर रहे हैं, क्या उन्हीं लोगों का ही देश है? या इस धरती पर पैदा हुए उनका भी, इस धरती पर धरती को मैया कहने वालों का भी कोई देश है? मैं उस पर कहना चाहूँगा, बड़े बड़े डैम बनाए, बड़े बड़े शहर बनाए, उससे बेदखल हो रहे हों, शहरों में आके फुटपाथ पर आके पड़े हैं, उनका क्या है? मुआवजा नहीं मिला। जैसे एक उदाहरण देना चाहूँगा, इंदिरा गांधी सरोवर के नाम से गंगरेल बांध बनाए गए, 52 गांव उजड़ा, आज भी वो दरबदर के ठोकर खा रहे हैं। मुआवजा उसको मिला जिनके नाम पर पट्टा था, और जिनका पट्टा ही नहीं था, सदियों से जो आज़ादी के पहले से जो रह रहे हैं, उनका मुआवजा कुछ भी नहीं मिला। कहाँ जाए? जी, यही तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता तो ये लागू होता, लेकिन अब सरकार इसको हटाना चाह रही है। जो है होना चाहिए और एक परमानेंट, हमने सरकार के सामने मांग रखी है कि परमानेंट आप 8 जोन हैं कृषि के, एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, उन जोन के हिसाब से एक इंस्टीट्यूशन से आप परमानेंट सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट क्यों नहीं करा लीजिए? एक बार करा लीजिए ना, रोज का क्या ड्रामा सरकार करेगी? जी, आपको क्या लगता है, क्या सोल्यूशन का तरीका होना चाहिए? एक तो पहली बात यह है कि सरकार को ये मानना चाहिए कि खेती ये सिर्फ किसान की नहीं है, उसके साथ जुड़े हुए सभी लोगों की है। और इसीलिए उस तरह से एक तो सरकार ने वहाँ पर जनसुनवाई करनी चाहिए सबसे पहले, और सबसे पहले तो एक रिव्यू हो जाए कि इस देश में आज तक एक्विजिशन कितनी ज़मीन की गई है, कितना है, उसका एक पूल बनाया जाए और उसके तहत देखा जाए कि जो ज़मीन किसान को वापस कर सकते वो वापस करे, और जो ज़मीन है उस पर कौन से प्रोजेक्ट हम खड़े कर सकते हैं जो इसके आधार पर है। और दूसरी आखिरी महत्व की बात मैं जो कहना चाहती हूँ, और इसके आगे के लिए जो 7 प्रावधान इस देश के स्वतंत्रता के बाद लोगों ने लड़कर ये कानून लाया है, ये समझना चाहिए। ये कानून किसी भी सरकार ने लोगों को ऐसे ही सरकार को लगा कि मैं जनता के प्रति हमारी बहुत ज्यादा ये है और दे दिया, ऐसा नहीं है। इस देश के तक लड़ाई लड़ी गई और लोगों ने 66 साल बाद इस कानून को सही सवाल भाई ने उठाया। अमृता जी, ग्वालियर का सवाल नहीं, पूरे सोल्यूशन चाहती हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो जमीन पहले से ही कारपोरेट घरानों के पास है, पहले उस पर उद्योग लगाएं। जैसे 15,000 हेक्टेयर ग्वालियर के पास पड़ी है, पूरे देश में जगह जगह पड़ी है। जब तक उन पर औद्योगिकरण नहीं हो जाता तब तक उनको आगे जमीन क्यों दी जाए? और दूसरी बात यह, प्रोजेक्ट जितने एरिया में लगता है उससे ज्यादा ना दिया जाए। और तीसरी बात यह कि उसका बदलाव ना हो। चौथी बात यह, अगर वो उसको बेचता है तो किसान की उस मुनाफे में भागीदारी हो कम से कम 20%, और जो उस पर निर्भर है उनके रोजगार के साथ 125 करोड़ जनता के खाने का भी व्यवस्था कही जा रही है सरकार की तरफ से अफोर्डेबल हाउसेस बनाने के लिए। क्या ये उचित तरीका है या इसका कोई और दूसरा रास्ता होना चाहिए, और सरकार से आपका क्या सुझाव है? सुझाव ये है कि भूमिहीन लोगों को जरूर अपने आवास के लिए जमीन चाहिए। सरकार ये कॉन्ट्रैक्ट न ले कि हम ठेकेदार के माध्यम से आवासीय गृह बना के सबको देंगे वगैरह। लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरे झोपड़ी टूट ना जाए, कोई तोड़े नहीं, मेरी झोपड़ी कोई जलाए नहीं, इसलिए मुझे
अपने झोपड़ी बनाने लायक जमीन दीजिए। तो आवासीय जमीन वाला हिस्सा जो है उस पर जरूर सरकार को तुरंत काम करना चाहिए। दूसरा, किसान को अपने जमीन देने के लिए मजबूर न करें, किसान के साथ संवाद करके उनके जमीन लें और कृषि आधारित, स्वरोजगार आधारित एक विकास के बारे में सरकार योजना बनाए। तो एक भागीदारी के आधार पर सबके सहयोग से, सबकी खुशी से एक देश का निर्माण होगा जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, सबके लिए होगा। जी, तो कुल मिलाकर यह है प्रावधान में रखिए, कोर्ट में जाने का भरोसा सरकार को किसानों को देना होगा और मजबूरी में मुआवजा लेने के लिए उन्हें बाध्य करने की जरूरत नहीं है। अगर विकास चाहिए तो विकास के लिए संतुलन बिठाना भी जरूरी है। कृषक समाज और कॉर्पोरेट दोनों ही देश की जरूरतें हैं, लेकिन सबके साथ भावनात्मक संतुलन बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी लोगों का, और आपका भी नमस्कार।